हेलो बच्चों, कैसे हो सब। अगर मैं तुम लोगों से अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि रूट दो कैसी संख्या है, क्या यह परिमेय है या अपरिमेय, तो तुम लोगों में से ज़्यादातर का जवाब रहेगा कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा जवाब सही है। हाँ, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। आज हम इसे सीखेंगे कि ये रूट दो परिमेय संख्या कैसे है। तो स्वागत है तुम लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम लोग आज सीखने वाले हैं रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो तुम्हें पता ही होगा कि एक अपरिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग उसी अवधारणा को लेते हुए चलेंगे और प्रूफ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि रूट दो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जहां पर हम इस अवधारणा के खिलाफ जाएंगे वहां पर हम ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं रूट दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो रूट दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट दो को p बटे क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पर p और q जो होते हैं ना, p और q सअभाज्य संख्या होगा। स एक मिनट से फिर से लिखो, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका HCF एक होगा। और इसका यह मतलब होगा कि p और q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब पता है ना, एक के अलावे कुछ और ना हो, कोई मिलता हुआ फैक्टर इसमें ना हो। इसका HCF एक होने का मतलब कुछ और नहीं मिल रहा होगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो रूट दो का स्क्वायर हो गया और इधर p बटे क्यू का स्क्वायर हो गया। तो रूट दो का स्क्वायर होता है 4 और p बटे क्यू का स्क्वायर होता है p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। और q को उधर भेज देता तो लिखा गया 4q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। मैंने गलत कर दिया, यहाँ क्या होगा 2 होगा ना। ठीक है, ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर करना नहीं है, यहाँ पर समझना है। समझना क्या है कि देखो, क्यू स्क्वायर में 2 गुना कर दिए तो हमें जाकर मिला p का स्क्वायर। मतलब ये 2 जो है वह p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2। यानी p स्क्वायर में 2 से भाग लगा रहे हैं तो हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है। मतलब कोई नंबर है जैसे कि 16 से 2 भाग लगा दो क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो ये नंबर मिला ना किससे, 2 से भाग लगाने पे। तो हम कह सकते हैं कि 2 जो होगा वो 16 का एक गुणनखंड होगा। 16 का एक गुणनखंड होगा। बस यही बातें हमें ध्यान रखनी है और इस बात को ध्यान रखना, आगे इसी का यूज आएगा। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला, इस प्रकार हमें पता चला कि 2 जो है वो p स्क्वायर का, किसका, p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, और अगर p स्क्वायर का गुणनखंड होगा तो p का भी गुणनखंड होगा, 2p का भी गुणनखंड होगा, है ना। इसलिए 2p का भी एक गुणनखंड होगा। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद सही हो जाएगा राइटिंग पैड पे लिखते हुए। ठीक है, चलो इसे हम लोग और आगे बनाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ पहले। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो होगा p का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, कैसे कहने का मतलब क्या है, एक बार देखो, फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि 16 देखे थे, वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो जब हम देख रहे हैं कि ये 2 का गुणनखंड है, ये भी 2 का गुणनखंड है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4 हो गया। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4 हो गया। स्क्वायर था, हटा दिए तो 4 बचा। वही बात है ना, p का स्क्वायर यानी हटा दिया स्क्वायर तो p बचा। तो 2 से ये भी तो कट रहा होगा ना 4,
यही कहने का मतलब है कि अगर वो स्क्वायर को ही भाग लगा रहा है तो वो नंबर को ही भाग लगा रहा है। तो हम लोग कह सकते, तो हमें पता चल गया कि 2 जो है वो पी का गुणनखंड है। अगर किसी भी संख्या के लिए पी का गुणनखंड है तो अगर 2 में वो संख्या गुना करेंगे तो पी मिल जाएगा। जैसे कहने का मतलब 16 पता चल गया कि 2 से भाग लग जा रहा है ना, तो 2 में कुछ नंबर गुना कर दिए 8, तो 16 के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से जब हमें पता चल गया 2 का गुणनखंड है तो मान लिए, फिर से मान लिए, माना, क्या माना हमने कि p बराबर 2m, p बराबर 2m, क्योंकि 2 का गुणनखंड है तो 2 में कुछ गुना करोगे तो p आएगा ना, इसलिए मान लिया कि 2 का गुणनखंड तो ऐसा होगा। अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये जो इक्वेशन 1 था इसको, ये देखो p स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2q का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2q का स्क्वायर बराबर 2 नहीं 4m का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये q स्क्वायर नीचे 4 ले आते हैं, इधर क्या बच गया m स्क्वायर, ये कट गया कितने बार में, 2 बार में। फिर से यहाँ वही कहानी आ जाती है, इसको फिर से मैं ऊपर कर दूं, क्या कहानी आ जाती है कि q स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर। फिर से मतलब कि यहाँ पर अगर q स्क्वायर को 2 से भाग लगा रहे, q स्क्वायर को 2 से भाग लगा रहे तो वो भाग लग जा रहा है, m स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, m स्क्वायर। इसका मतलब फिर से वही आ गया, क्या वही आ गया, मतलब कि 2 जो होगा वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब वो उसका गुणनखंड है, तो q स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए 2 q का भी गुणनखंड होगा। अब देखो बात को समझना, ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि 2 p का गुणनखंड है, देखे थे, पॉज करो, पीछे जाओ, देखो, देख कर आओ। ठीक है, और अभी हम लोग क्या समझे कि 2 q का भी गुणनखंड है, q का भी गुणनखंड क्या है, 2 है, तो दोनों का वो अनिष्ट गुणनखंड क्या दिख गया हमें, 2, यानी 2 ऐसा नंबर मिल गया जो कि p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है। लेकिन हम लोगों ने ऊपर क्या माना था, जब √2 बराबर p बटे q माना था तो वहां पर क्या कहा था कि p और q जो होगा वो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होंगी, मतलब कि उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 2, जो दोनों में आ रहा है, तो कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो हम लोगों ने सब तो मैथ्स के नियम के अनुसार किया था, सिर्फ एक चीज नहीं मानना कि √2 क्या मान लिए हम लोग, परिमेय संख्या, तो हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई, क्या हो गई, गलत हो गई। चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि p तथा, इसको भी मिटा देना, ये तो ऐसे ही बता रहा था, क्या लिखोगे यहाँ पर बताता रहा हूँ फिर से अच्छे से, देखो, चूंकि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि हमने जो माना था, जबकि p और q सहअभाज्य संख्या थी, सहअभाज्य संख्या है। अतः तो ये क्या हो गया, ये दोनों बातें क्या हो गई, विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब उल्टी बातें बोली जा रही है, दोनों अलग अलग बातें बोली जा रही है। ठीक है, विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत है। और क्या मान्यता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब √2 परिमेय नहीं है तो क्या हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दे। अगर अभी भी नहीं आया हो तो बताना, मैं फिर से कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, क्या कि 2 + √3 बताइए, या 2 + √2 बताइए, 3 + √2, कोई भी नंबर जो एक परिमेय होगा और दूसरा अपरिमेय, और उसका जोड़ बोल रहा होगा कि ये बताइए कि ये क्या है,
अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करने के लिए वही बात, क्या बात, 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे हम लोग, परिमेय संख्या है, इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब जब 2√2 को p/q मान लिए तो ये क्या लिख देंगे, p/q मान लेंगे, परिमेय संख्या है तो, जहाँ p और q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस √2 को इधर ही रहने देते हैं और p/q -2 लिख देते हैं। ऐसे जरा सॉल्व करो तो √2/q और ये हो जाएगा कितना, p - 2q। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, तो ध्यान से देखो, एक तरफ है √2 और दूसरी तरफ क्या है, p है, 2q है और q है। ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो उससे जो मिलता है वो हमें एक वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। लेकिन ध्यान से देखना कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, पीछे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि p - 2q/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय और ये अपरिमेय और दोनों बराबर कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो चूंकि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती मतलब हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत। हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत। हमारी मान्यता क्या हो गई, हमारी मान्यता गलत हो गई, गलत है। गलत है तो क्या हो गया कि 2 + √2 कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, लगता है आज थोड़ा टेढ़ा पकड़ा गया है, जो गलत इस तरह से लिखा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है तुम लोग को, तुम लोग को सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना, और 5 - √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी सिद्ध करना। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।